हाय फ्रेंड्स, ये हमारा 5वां सेट है। इससे पहले हमने 4 सेट किया है जिसे आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग थे। दोस्तों, सिंधु घाटी के जो लोग थे वे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रवृत्ति के थे। अगला प्रश्न है, दूसरे बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था। दोस्तों, जो दूसरी बौद्ध सभा हुई थी उसका आयोजन कालाशोक के समय में वैशाली में हुआ था। पहला बौद्ध सभा का आयोजन राजगृह में अजातशत्रु के समय हुआ था। दूसरे बौद्ध सभा का आयोजन वैशाली में हुआ था। तीसरे बौद्ध सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में अशोक के समय हुआ था। और चौथी बौद्ध सभा का आयोजन कुंडलवन, ये कश्मीर में एक जगह है, कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों, जो नेपोलियन थे वो फ्रांस के शासक थे, उनकी विस्तारवादी नीति थी। उसी विस्तारवादी नीति के भारत में समुद्रगुप्त को ऐसा माना जाता है, तो इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, मौर्य काल में समाहर्ता कौन कहलाता था। दोस्तों, जो मौर्य काल था उसमें समाहर्ता का पद था, जिसे आज भारत में डीएम कहते हैं, दंडाधिकारी, कलेक्टर। तो जो उस समय समाहर्ता होते थे उन्हें महासंग्रहकर्ता का इनका पद होता था, इन्हें महासंग्रहकर्ता कहा जाता था। अगला 5वां प्रश्न है, 1946 से 50 के दौरान विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, ये विधानसभा नहीं है, ये संविधान सभा है। संविधान सभा के अध्यक्ष पहले अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। तो यही 1946 से 1950 तक अध्यक्ष थे। इनसे पहले जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। तो इनमें हमारा आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। अगला 6ठा प्रश्न है, नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है। दोस्तों, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी और विश्व की सबसे बड़ी नदी में अंतर है। जो सबसे लंबी नदी है वो लंबाई में लंबी है, और जो बड़ी नदी है वो लंबाई में कुछ छोटी है नील नदी से, लेकिन इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, और इसका नाम है अमेजन रिवर। और नील नदी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, और ये विक्टोरिया झील से निकलती है। अगला 7वां प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र भारत का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है। दोस्तों, भारत में कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा दक्कन ट्रैप में होता है। दक्कन ट्रैप में यह एक कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। 8वां प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, जिसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी कहा जाता है, ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। दोस्तों, निर्वाचन आयुक्त है, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं है। निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर इसे राष्ट्रपति हटा सकते हैं, निर्वाचन आयुक्त को। लेकिन यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना हो तो इनके ऊपर महाभियोग लगाना पड़ता है। अगला 10वां प्रश्न है, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है। दोस्तों, जो डॉल्फिन है ये एक स्तनधारी है, ये स्तनधारी का उदाहरण है। ऐसा माना जाता है कि जो जलीय जीव हैं, जलीय जीव में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान यदि कोई जीव है तो वो डॉल्फिन ही है। ये एक स्तनधारी है। जो दोस्तों व्हेल होती है, जिसे हम लोग व्हेल मछली कहते हैं, वैसे व्हेल एक मछली नहीं है, वो भी एक स्तनधारी है। अगला 11वां प्रश्न है, एक चिड़िया एक तार के पिंजरे में बैठी है जो स्प्रिंग तुला से लटक रहा है। यदि चिड़िया पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू करती है तो स्प्रिंग तुला पर क्या प्रभाव होगा। दोस्तों, मान लीजिए ये स्प्रिंग तुला है और इस स्प्रिंग तुला से कोई पिंजरा लटका हुआ है और इस पिंजरे में चिड़िया उड़ रही है। तो चिड़िया के उड़ने से क्या होगा कि उसके पंख से उसके हवा का दबाव बनेगा, और ये तुला जो है ये तुला वैसा का वैसा ही रहेगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। अगला 12वां प्रश्न है, अनावश्यक ईमेल को क्या कहते हैं। दोस्तों, अनावश्यक ईमेल्स को स्पैम कहा जाता है। अगला 12वां प्रश्न है, वह तापक्रम जिस पर फ़ारेनहाइट तथा सेंटीग्रेड दोनों स्केल के मान समान होते हैं, उन्हें -40 डिग्री पे दोस्तों क्या होता है कि फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों के मान समान होते हैं। जो फ़ारेनहाइट होता है ये 1.8 गुना होता है सेंटीग्रेड के,
यानी कि सेंटीग्रेड 1 होता है तो फ़ारेनहाइट 1.8 होता है, क्योंकि फ़ारेनहाइट 180 भागों में बटा होता है जबकि सेल्सियस 100 भागों में बटा होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति को सर्वप्रथम किसने मापा था? दोस्तों, प्रकाश की गति को मापना कितना बड़ा काम है, इस महान काम को रोमर ने किया था। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की नीति यातायात अधोसंरचना निर्माण में अपनाई गई? दोस्तों, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की नीति यातायात अधोसंरचना निर्माण में 12वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली और इसके साथ ही पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद से नीति आयोग का गठन हो गया। अगला प्रश्न है, 1947 में किसने गंडक परियोजना को प्रारंभ किया? दोस्तों, 1947 में जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे उन्होंने ही इसको स्टार्ट किया होगा, तो इसे जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया। 1947 में ये प्रधानमंत्री ऐसे थे। उसके बाद से 1952 में जब चुनाव हुए, 1951 में भारत में चुनाव हुए, आम चुनाव, तो पहली बार ये फिर से जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? दोस्तों, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में 1576 में हुआ था। इसमें महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान थे, वहीं अकबर के सेनापति मान सिंह थे। 18वां प्रश्न है, इंडिका पुस्तक की रचना किसने की? दोस्तों, इंडिका जो पुस्तक है ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। मौर्य साम्राज्य में आने वाले पहले राजदूत, ऐसा कह सकते हैं कि भारत में आने वाले पहले राजदूत मेगास्थनीज हैं, जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। अगला 19वां प्रश्न है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, 1922 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था गया में, गया जो कि बिहार में है, उसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। अगला 20वां प्रश्न है, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? दोस्तों, जो रामोसी विद्रोह हुआ था यह पश्चिमी घाट में हुआ था। रामोसी विद्रोह अकाल और भूख की समस्या के चलते प्रारंभ हुआ था। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चितर सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह किया। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूट और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। अगला 21वां प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया? दोस्तों, ये क्वेश्चन बीपीएससी से उठाया गया है और इसका सही आंसर है अपनी मृत्यु से ठीक पहले। दोस्तों, इनकी मृत्यु हुई थी 1950 में और ये काम इन्होंने किया 1948 में, इसलिए इसका आंसर अपनी मृत्यु से ठीक पहले दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में यारलंग जंगबो नदी किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, ये एक तिब्बत से आने वाली नदी है, इसका तिब्बत में नाम है यारलंग जंगबो और इसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने दुखी, दुखी आत्मा और दुखी हृदय ऐसे छद्म नामों के तहत चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? दोस्तों, ये थे पीर मुहम्मद मुनीस। इन्होंने दुखी, दुखी आत्मा और दुखी हृदय ऐसे छद्म नामों से चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह हरियाणा में स्थित है। यह एक पक्षी अभयारण्य है, पक्षी अभयारण्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से भी कम है? दोस्तों, हम सोच रहे होंगे कि बिहार में डेंसिटी ज़्यादा है तो बिहार में कृषि भूमि 60% से कम होगी, लेकिन बिहार के लगभग 84% से भी ज़्यादा भूमि पर कृषि का काम किया जाता है। इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। प्रश्न है, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? दोस्तों, बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा और एक होता है विधानसभा। बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं, लोकसभा की 40 सीटें हैं और विधानसभा की 243 सीटें हैं।
अगला 27वां प्रश्न है, ब्राज़ील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया? दोस्तों ये भारत के इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। इसरो की स्थापना 1969 में 15 अगस्त के दिन हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन के तहत भारतीय जहाज मालदीव भेजे? दोस्तों यह ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु। अगला प्रश्न है, नासा ने किस मिशन की घोषणा की जिसे जुलाई 2023 में शुरू किया जाएगा और यह भविष्य में मंगल और चंद्रमा पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को सौर तूफान से बचाएगा? दोस्तों इसका नाम है मिशन सनराइज। यह नासा के द्वारा शुरू किया गया है। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला प्रश्न है, मतला अभियान किस भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया है? दोस्तों जो मतला अभियान है ये भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है। अगला 31वां प्रश्न है, किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया? दोस्तों सूर्यधार झील जो है यह उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला 32वां प्रश्न है, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? दोस्तों प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन जो पूर्वोत्तर राज्य है उसका नाम है असम। असम में गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया। ये वहाँ का पहला गाय अस्पताल है। अगला 33वां प्रश्न है, तीव्रता और प्रयुक्त के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर रोग उत्पन्न कर सकता है और उसका उपचार भी कर सकता है? दोस्तों ये है आयनी विकिरण। आयनी विकिरण ऐसा विकिरण है जो कैंसर उत्पन्न भी कर सकता है और उसे निवारण भी कर सकता है। अगला 34वां प्रश्न है, टाइफाइड और कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है। दोस्तों जो टाइफाइड और कोलेरा का अर्थ होता है हैजा, ये दोनों जल जनित रोग हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, कीट संवर्धन क्या है? दोस्तों जो कीट संवर्धन है, संवर्धन का अर्थ ही होता है वृद्धि करना, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी होती है। अगला 37वां प्रश्न है, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? दोस्तों सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन प्रयोग किया जाता है। ब्यूटेन और प्रोपेन मिल करके एलपीजी सिलेंडर बनाते हैं। अगला 38वां प्रश्न है, नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? दोस्तों नौसेना यहाँ पे पूछा गया है। नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी जोशी बनी है। यदि वायुसेना के फाइटर पायलट की बात करें तो शिवांगी और वहाँ पे हो जाएगा सिंह। शिवांगी सिंह वायुसेना की फाइटर पायलट बनी है और शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है। अगला 39वां प्रश्न है, 11वीं शताब्दी में की शुरुआत में भारत पर किसने आक्रमण किया? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। दोस्तों 1000 ईस्वी में कहीं कहीं 1000 मिलता है, कहीं कहीं 1001 मिलता है। 1001 या 1000 ईस्वी से भारत पर महमूद गजनवी का आक्रमण शुरू हुआ और यह भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। इसका जो प्रमुख आक्रमण है वह सोमनाथ मंदिर पर है और वो 1025 है। 1025 के आसपास इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और वहाँ से बहुत सारा धन लूटकर अपने देश गजनी लेकर गया। गजनी अफगानिस्तान में स्थित है। अगला 40वां प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समितियों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों जो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समितियों की स्थापना की गई है उसका उद्देश्य है ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक शिक्षा का विकास करना। अगला 41वां प्रश्न है, भारत का पहला वाटर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों भारत का पहला वाटर पार्क गुरुग्राम, इसे पहले गुड़गांव कहा जाता था, लेकिन यहीं के जो गुरु थे जिनका नाम था द्रोणाचार्य गुरुग्राम के ही थे, यानी कि गुड़गांव के ही थे, तो उनके सम्मान में इसका नाम गुरुग्राम रख दिया गया। अगला 42वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र कहाँ खोला गया? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र भारत के राज्य तेलंगाना में खोला गया है। अगला 43वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारियों को ऐसे कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी जगह बैठने के लिए अधिकारी नहीं है तो उससे यह पूछा जा सकता है, यानी कि कोर्ट पूछ सकता है कि आप किस अधिकार या हक से इस पद को धारण कर रहे हैं। अगला 44वां प्रश्न है, एथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों, एथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य बिहार है। अगला 45वां प्रश्न है, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति यह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 233 क के तहत किसी राज्य के जिला न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से उस राज्य का राज्यपाल करते हैं। अगला 46वां प्रश्न है, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों, देश का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होते हैं, जिन्हें महान्यायवादी भी कहा जाता है। सरकार की तरफ से ये अपना मत रखते हैं। ये संसद के किसी भी सदन में जा कर के बोल सकते हैं, बस वहाँ मत नहीं दे सकते। इन्हें आर्टिकल 76 के द्वारा नियुक्त किया जाता है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत का अर्थ हुआ कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है। दोस्तों, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस इसलिए करता है क्योंकि जो सैटेलाइट है उसका अभिकेंद्र बल और पृथ्वी का अभिकेंद्र बल बराबर होता है। अगला प्रश्न है 48वां, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? दोस्तों, जो क्रोमियम है ये चर्म शोधन उद्योग में उपयोग में लाई जाती है और ये एक विषैली धातु है। अगला 49वां प्रश्न है, तांबे की एक डिस्क में छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद के आकार पर क्या परिवर्तन होगा? दोस्तों, तांबा का हो, लोहा का हो या फिर किसी भी धातु का हो, यदि उसमें एक छेद है तो वो जब कोई भी वस्तु गर्म होती है तो वो फैलती है, और जब यह फैलेगी तो ये बाहर की तरफ भी फैलेगी और अंदर की तरफ जगह खाली है तो फैलेगी। तो निश्चित रूप से इसके अंदर का जो छेद है वो छोटा होता चला जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा घटता है। अगला 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? दोस्तों, जो प्रोटीन है यह हमारे ऊतकों के संवर्धन के लिए बहुत ही आवश्यक वस्तु है और इसकी आवश्यकता 14 वर्ष तक के बच्चों को निश्चित रूप से होती है। यदि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्रोटीन अच्छे से नहीं मिल पाता है तो बच्चे बौने हो जाते हैं। प्रोटीन अत्यंत जटिल तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ की संरचना है। यह 20 अमीनो एसिड के सहयोग से मिलकर बना होता है। यह शरीर के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक है, खासकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए, क्योंकि शरीर में इसकी मात्रा 14% होती है। यह शरीर की नई कोशिकाओं का मुख्य आधार है। अगला आपके लिए एक प्रश्न है दोस्तों, गहरे तले हुए पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। दोस्तों, आपको बताना है कि इसमें क्या चीज़ की प्रचुरता होती है। ये आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है वसा की, ऑप्शन बी विटामिन की, ऑप्शन सी हाइड्रोकार्बन्स की और या निकोटीन की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।